हाय दिस इज गुलाब। अस न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 3 है। यानी इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किया फोर्स क्या है और टाइप ऑफ फोर्स, इसका इंट्रोडक्शन बताया, ओवरव्यू बताया कि सिलेबस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में फ्री बॉडी डायग्राम को स्टडी किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लगता है उस फोर्स को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, और उसी को इस्तेमाल करते हैं आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर हो गया। आज लेक्चर नंबर 3 में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में 3 लॉस बताया है, जिसमें से फर्स्ट लॉ हम स्टडी करेंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स अगर डेफिनेशन देखता हो तो ये क्या बोलता है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइंस अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे रहना चाहता है, या अगर ये यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी इक्वल, ये वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्यों लिखा हूं, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसका वेलोसिटी का क्या होगा, स्पीड और डायरेक्शन। तो इसमें स्पीड भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा तब तक जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है तो बैठा ही रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, या अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है दोनों मिला के हम कंक्लूड करके वेलोसिटी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर है, उसका स्टेट है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऐसा ही रहेगा। यानी कि कोई भी चीज को मैं अगर थोड़ा सा फोर्स दे दिया, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स, हल्का सा मैं फोर्स दे दिया, देने के बाद इस फोर्स को विड्रॉ किया, फोर्स देने से क्या है, इसका एक वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं v वेलोसिटी है, इस v वेलोसिटी से ये चलते रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली जब भी कोई भी चीज़ को मार देते हैं, एक बार फोर्स दे देते हैं तो थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। उसका कारण क्या है, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि किसी भी चीज़ अगर किसी सरफेस के ऊपर जा रहा है, सरफेस के ऊपर क्या, कौन सा फोर्स रहता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने के बजाय, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगने से ये स्टॉप हो रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, अगर फ्रिक्शन लेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली कि फ्रिक्शन लेस सरफेस हम बनाए, अगर फ्रिक्शन लेस होता तो ये चलते ही रहता। यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है, इनर्शिया का मतलब है जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना चाहता है, यानी कि अपना पोजीशन, अपना स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है, उसको बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी कि बैठा है तो बैठा रहना चाहिए, चलना है तो चलना चाह रहा है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। और जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है डायरेक्ट मास के ऊपर, जिसका मास ज़्यादा है उसको इनर्शिया ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है और लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट को मैंने पुश करने के लिए, यानी कि उसका स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसीलिए जो लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मास ज़्यादा हो इनर्शिया ज़्यादा है। ओके, इसे और एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस अवस्था में है, किस में है, या तो रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, दोनों किस में इसके ऊपर क्या नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। जब फोर्स 0 है, इनका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी 0। हमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या पड़ा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वेलोसिटी 0 है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यानी कि
इसके ऊपर जो नेट एक्सीलरेशन ए बी जीरो है, ये टेक्निकली वर्ड है। इस दोनों को हमेशा याद रखना। अगर किसी चीज़ का दो स्टेट हमको दिखाई दिया कोई भी, तो हमने ये बोल सकते हैं एफ नेट इक्वल जीरो, ए नेट इक्वल जीरो। या एफ नेट इक्वल जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है तो दोनों में से कोई भी स्टेट होगा। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट, ये अगर ये स्टेट हो या ए स्टेट हो, दोनों स्टेट को जब भी हम देखते हैं तो इसको बोलता है इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमारे पास तीनों से अगर बोलता है सिस्टम इक्विलिब्रियम है, या ऐसा कोई कंक्लूजन मिलता है या ये मिल जाता है, तो तीनों में से कोई भी मिल जाएगा तो हमने इक्विलिब्रियम मान सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अभी इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ध्यान से देखना है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें जस्ट टेक्निकल वर्ड, यानी कि एफ नेट इक्वल जीरो, ए नेट इक्वल जीरो। एफ नेट इक्वल जीरो ये अगर जैसे आ गया तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है ये जितना भी डेफिनेशन है इसी के अंदर है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम जानना हमको बहुत ज़रूरी है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, लेक्चर नंबर 02 में। जिन्होंने लेक्चर नंबर 02 वीडियो 02 देखा नहीं, वो पक्का जाके देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंडीशन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। नंबर 1 किया है, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। दोनों स्ट्रिंग में हमको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, इसमें 2 kg मास है, 4 kg मास है। तो जब भी मास हम स्ट्रिंग के ऊपर हैंगिंग करते हैं तो इसमें क्या पैदा होता है? टेंशन। और टेंशन का ऑलरेडी टेंशन में हमने बताया था कि टेंशन का जो डायरेक्शन है किस तरफ होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट से मैं टेंशन देखता हूँ तो इससे अवे, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, अगर यहाँ से होगा इस तरफ है। ठीक है? स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज है, तो इसमें कितना टेंशन होगा? 2। एक को मैं दे दिया T, दूसरे को नाम दे दिया T1। तो हमें पूछा जा रहा है T और T1 का वैल्यू क्या है। हम क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होता है तो हमने क्या बोल सकते हैं? एफ नेट इक्वल जीरो और एक्सीलरेशन भी जीरो है। क्लियर है? ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो अगर वन डायमेंशनल है, अगर 2D 3D यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होगा, उस केस में हमारा पास होगा कि नेट फोर्स ऑफ इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होना है, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो होना है, और नेट फोर्स जेड डायरेक्शन में जीरो होना है। ठीक है? आगे जैसे हम करेंगे तो जैसे अलग अलग डायरेक्शन में देगा तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट काम हम रिजॉल्व करेंगे उस फोर्स को एक्स और वाई डायरेक्शन में। दूसरा हो गया। तीसरा, जैसे हम रिजॉल्व किया तो एक्स डायरेक्शन का जो नेट फोर्स उसको जीरो मानेंगे, वाई का मानेंगे और जेड का मानेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा तब जब पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर हो गया? तभी जाके हम नेट फोर्स इक्वल जीरो बोलते हैं। नेट फोर्स का जीरो का मतलब, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, ए ऑब्जेक्ट में मैं बोलता हूँ कि इस तरफ फोर्स लगा हुआ है, इस तरफ से फोर्स लगा हुआ है, इसका नेट फोर्स जीरो का मतलब है जितना अमाउंट इधर लगा हुआ है उतना अमाउंट इधर लगा हुआ है। यानी कि ये और ये इक्वल है, और इससे इसको माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। माइनस मतलब ये एल्जेब्रिक प्लस होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। मान लेते हैं इसमें F1 फोर्स है और F2 फोर्स है। इस दोनों को अगर नेट करेंगे, नेट का मतलब प्लस है, F1 प्लस, इसकी डायरेक्शन कैसा है? फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन राइट की तरफ, एक्स पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव का एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसको आ जाएगा माइनस ए इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है? लेकिन नेट फोर्स इक्वल जीरो अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, या यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइंस में।
दोनों केस में क्या हो जाता है, नेट फोर्स जीरो है। जैसे नेट फोर्स में जीरो करता हूँ तो इससे क्या आ जाता है, F1 इक्वल F2, तो यानी कि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल इस डायरेक्शन में फोर्स इक्वल है। इसलिए हमने नेट फोर्स तो जीरो बताते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए जो इस तरफ होता है वो इस तरफ को इक्वल करते हैं, ऊपर जितना होगा नीचे की तरफ इक्वल करते हैं, और जेड डायरेक्शन में जितना होगा उसको अपोजिट यानी कि पॉजिटिव जेड में जितना लाएगा नेगेटिव जेड के साथ हम इक्वल कर देंगे। क्लियर है? ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी इसमें देखते हैं क्या करेंगे। इसमें अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, इसलिए फोर्स को, ये टेंशन को रिजॉल्व करने की कोई जरूरी नहीं है। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 kg है, 2 kg के ऊपर क्या क्या फोर्स लगा हुआ है। एक फोर्स हमने लगा हुआ है इसका mg, मास इंटू जी, ठीक है, ओके। जहाँ पर जी का वैल्यू दिया नहीं रहता हम मानते थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ये हो गया। दूसरा फोर्स क्या है, इसके ऊपर T1 फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड से, ये T1 फोर्स है, ओके। और तीसरा क्या है, उस तरफ T फोर्स लगा हुआ है। सेम अगर मैं 4 kg का एफबीडी बनाऊँ तो 4 kg का क्या होगा, ये 4 kg, नीचे की तरफ क्या फोर्स लगा हुआ है, 4 इंटू जी, mg फोर्स है, ओके। और इस तरह और तो कोई फोर्स नहीं है नीचे की तरफ, नहीं, ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है, टेंशन T1। तो सिंस दोनों ए और ए क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्स y का पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना है फोर्स y का नेगेटिव डायरेक्शन में, जो हम यहाँ पर बताए थे, यानी कि नेट फोर्स इक्वल जीरो होगा। इससे हमें ये पता लग रहा कि T इक्वल 2g प्लस T1, और यहाँ से हमें पता लगता है T1 इक्वल 4g। क्लियर है? जी का वैल्यू कितना होता है, 10, तो 4 इंटू 10 40 न्यूटन है। और ये 40 न्यूटन अगर यहाँ पर मैं बैठा देता हूँ तो 2g मतलब 20, जी का वैल्यू 10 है, प्लस T1 का मतलब 40 है, तो ये मिला के हमारा आ गया 60 न्यूटन। तो जो T1 फोर्स है कौन सा वाला, ये नहीं, टी फोर्स कितना है, 60 न्यूटन है, और T1 फोर्स कितना है, 40 न्यूटन है। इस प्रकार हम मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हमको पता होना है फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में हमने नेट फोर्स इक्वल जीरो कर देते, बस दैट्स ऑल। पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना, नेगेटिव डायरेक्शन में उतना इक्वल कर देते। इरेज करें, पोज करके नोट डाउन करते रहना। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। इस प्रकार सिस्टम है, सिस्टम में हमारा 2 स्ट्रिंग लगा हुआ है और √2 kg का मास उसके ऊपर हैंगिंग है। तो इसमें पक्का टेंशन होगा। तो पूछा जा रहा है कि टेंशन कितना होगा इस दोनों स्ट्रिंग में, और वो कैसे है, ओरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल में है या 60 डिग्री एंगल में है। क्लियर हो गया? तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, सेकेंड रिजॉल्व द फोर्सेस और टेंशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, और तीसरा कंडीशन में हमने क्या करेंगे, ये। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें देखा जाएगा, तो इसी में हम बना लेते हैं। यहाँ पर टेंशन किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द, ये होगा, ये हमारा टेंशन T1 मान लेते हैं, ये टेंशन T2 है। T1 T2 क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग अलग अलग है, ओके। नीचे की तरफ इस तरफ क्या होगा, मास होगा 0 इंटू जी, और कोई फोर्सेस है इसके ऊपर, कोई नहीं है। अभी हमने T1 एंगल में है, कोई एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करना हम लोग को ऑलरेडी आता है। जिस डायरेक्शन में एंगल है वो कॉस प्रोडक्ट होगा, उसके अपोजिट में 90 डिग्री एंगल में साइन प्रोडक्ट होता है। यानी कि इस तरफ अगर मैं T1 को रिजॉल्व करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री, और इसकी 90 डिग्री यानी कि इस तरफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ये हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री। इसी प्रकार T2 को अगर हम करते हैं तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा T2 cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है वो cos होता है, उसके ऑपोजिट पे साइन है।
और इस तरफ आ जाएगा T2 साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अभी हमने जब रिजॉल्व कर दिया तो ये T1 और T2 ये नहीं रह गया, ये डिवाइड होकर इस तरफ और इस तरफ इसका कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए, इसलिए हमने T1 T2 को ध्यान नहीं देंगे, हम x और y को अभी इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट है तो x का पॉजिटिव इक्वल x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव इक्वल y का नेगेटिव है, उसी को बोलता है along the x axis net force equal 0, along the y net force equal 0। तो अभी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या होगा, x का नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, T2 cos 30 डिग्री इक्वल T1 cos 60 डिग्री। ओके, T2 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 है। ओके, और T1 इसका मतलब हाफ होता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा T1 इक्वल √3 इंटू T2, एक इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम देखते हैं, देखा है, ये हो गया √2g और उस तरफ क्या है T1 साइन 60 डिग्री प्लस T2 साइन 30 डिग्री इक्वल √2 इंटू जी। ये इक्वल, ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में गया, T1 साइन 60, T2 साइन 30। इसमें वैल्यू पुट करो, T1 साइन 30 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2 प्लस T2 इसका मतलब होता है हाफ, ये √2g का वैल्यू होता है 10। T1 की जगह हम क्या √3 T2 लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें हम √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 T1 के जगह √3 T2 यानी कि T2 लिखना होगा, प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इक्वल √2 इंटू 10। यहाँ से हम LCM अगर ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, उस तरफ जाके 20 हो जाएंगे, ठीक। √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3T2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल √2 इंटू 10। 3T2 और 2 यानी कि 4T2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल √2 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 और वहाँ हो जाएगा T2 इक्वल, ये काट के इधर आ जाएगा 5 यानी कि 5√2। तो हमारा टेंशन T2 निकल गया, क्या निकला, T2। जैसे हमें T2 निकल गया तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, तो T1 इक्वल √3, T2 का वैल्यू क्या है 5√2, तो इसको करेंगे √3 प्रोडक्ट होके √6 हो जाएगा, इतना। इनका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो T1 निकला 5√6 न्यूटन है और T2 5√2 न्यूटन है। इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे भी हमें किसी प्रकार किसी एंगल में दिया जाए, हमें 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर में हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा नंबर में हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है फोर्स अलोंग x y z। और तीसरा नंबर ये वाला चीज़ लगा देना है कि नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल 0, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन z डायरेक्शन 0, ठीक है। और हमने देखना है सिस्टम इक्विलिब्रियम है कि नहीं, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो हमको दिखाई देगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, सिस्टम कोई मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर बधा हुआ है, कोई नहीं जा रहा है। तो हमें ऑब्जर्व करके भी मिलेगा, अगर नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर डाउट होगा, डाउटफुल सिस्टम देगा कि ये सिस्टम हिल भी सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कोई ना कोई या तो रेस्ट लिखा रहेगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखा रहेगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम। ये तीनों वर्ड कोई ना कोई हमें मिलेगा। जैसे ही मिल जाएगा तो हम ये जो 3 चीज़ मैंने बताया, ये करके हमने उसमें जो भी हमसे पूछा जाएगा, चाहे टेंशन पूछे, चाहे फोर्स पूछे, या कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी क्वांटिटी हमने पूछा, हम कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द T एंड नॉर्मल रिएक्शन। हमें इस वायर में टेंशन
और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको निकालना है। एक कैसा है, स्लोप में है, कितना डिग्री, थीटा डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक कॉमन है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हो, एम लिखा हो, तो एम के जगह कुछ वैल्यू भी हो सकता है, थीटा के जगह वैल्यू हो सकता है। अगर कॉमन में हमें पता लग गया तो इस प्रकार से जो भी जैसे भी आ जाएगा हम आराम से रिजॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना आना चाहिए। मैंने तीन बताया था। पहले हमने क्या निकालना है, एफबीडी। दूसरा रिजॉल्व करना है किसको, फोर्सेस को, किस तरफ, अलोंग द एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। और तीसरा नंबर हमने क्या बनाना है, नेट फोर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, नेट फोर्स एफ वाई इक्वल 0, नेट फोर्स एफ जेड इक्वल 0 अगर जेड में भी है। बस ये तीन लॉ करेंगे तो इक्विलिब्रियम का कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते यही पर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या, ये मास के ऊपर क्या क्या फोर्स है, मास के ऊपर मास ने जो फोर्स लगाया वो नहीं, ऑन द मास, नॉट बाय द मास। मास के ऊपर क्या क्या फोर्स है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, सरफेस की परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया। और दूसरा mg कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड से, यानी कि इस तरफ हो जाएगा, ये हमारा mg फोर्स है। इसके अलावा और कोई फोर्स है, कोई नहीं है। एक फोर्स और है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये तीन फोर्स हमारा हो गया है, ठीक है, एफबीडी में आ गया है। ओके, अभी यहाँ पर देखो इस पर कुछ एंगल आया हुआ है, ये है अलग अलग, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। तो हमने अगर इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने एक्सिस को किसको मानते हैं, जो एंगल थीटा ये वाला है, ये इसको हम क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, और इसको मान रहा है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसको अगर मैं घुमा दूंगा तो ये एक्स बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो ये कुछ एंगल है, हमें इस एंगल को देखना है। ये जो एंगल है, ये एंगल को हमको देखना है कि ये एंगल कितना है। अभी देखो ये एंगल थीटा है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल ये और ये इनको मिला के 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं समझे, चलो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एक्स है। तो तीनों एंगल मिला के हमारा कितना होगा, 180 डिग्री। तो करते हैं, यानी कि थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है। तो 90 उस तरफ जाएगा, हमको निकालना है एक्स इक्वल 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा हो गया हमारा, एक्स निकल गया, ये वाला वैल्यू निकल गया। फिर यहाँ से देखो ये और ये 90 डिग्री में है, तो एक्स और इसके हम मान लेते वाई, क्या मान लेते वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल कितना, 90 डिग्री। ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री है। एक्स का वैल्यू हम वाई की जगह पुट कर, एक्स का वैल्यू एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, वाई इक्वल 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 90 माइनस थीटा हम पुट कर देते हैं। चलो डायरेक्ट नहीं, वाई इक्वल 90 माइनस एक्स कर दिया है 90। एक्स का वैल्यू हमें क्या आया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा। इसको परमानेंट याद कर लो, क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अरे ठीक है, गुड। ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। इस एंगल से हमको जरूरी नहीं पड़ता, हमने जस्ट यूटिलाइज किया था। ये थीटा, अगर कोई भी स्लैंट ऐसा हो जाएंगे, ये थीटा, तो इस कैसे कर रहा हूँ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर, इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। हमेशा 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 के लिए याद कर लो। जब भी इस प्रकार हम न्यूमेरिकल करेंगे, फटाक से हमने उतना माइंड नहीं लगाएंगे। अभी जैसे कैलकुलेशन किया, आई विल नॉट डू द कैलकुलेशन, डायरेक्ट हम इसको थीटा लिख देंगे।
हो गया? ओके। अभी नेक्स्ट काम क्या है, रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग द एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। तो हमने एक्स डायरेक्शन इसको माना, वाई डायरेक्शन इसको माना, तो हम रिजॉल्व करेंगे। ये मेरा एम जी है, तो एम जी ये कौन सा, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएंगे एम जी कॉज ऑफ थीटा। क्यों कॉस थीटा होगा, क्योंकि जिस तरफ एंगल रहता है उस तरफ कॉस थीटा, और इसकी 90 डिग्री में साइन थीटा होता है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फिर एम जी साइन थीटा। तो यानी कि एम जी को हमने दो एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो एम जी अभी है ही नहीं यहाँ, नहीं है ना, इसको दो जगह डिवाइड कर दिया। तो हमारा पास फोर्सेस अभी क्या रह गया, अभी अगर आप बीडी में बनाना चाहता हूं तो फोर्सेस मेरा क्या हो जाएगा, इधर देखो फोर्सेस क्या है, यानी कि मैं एक्स और वाई को ऐसा करके एक्स वाई इस प्रकार बना रहा हूं, ये एक्स है, ओके। तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ मेरे पास क्या है, टेंशन फोर्स है टी, ओके। इसके ऑपोजिट में एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और वाई का नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, एम जी कॉस थीटा। इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं है ना, ओके। सिंस ये ऑब्जेक्ट एक ही जगह रुका हुआ, दैट इज रेस्ट पोजीशन में है, और इसको क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में क्या, नेट फोर्स अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस जीरो होगा। इसका मतलब है वाई का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव इक्वल है, तो एन इक्वल एम जी कॉस थीटा और टी इक्वल एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर टेंशन मिल गया। हमें क्या पूछा है, टी और एन निकाल देंगे। हमारे पास अगर मास दिया रहेगा, जी हम जानते हैं, एंगल अगर दिया रहेगा, यानी कि दो हमको ये अननोन क्वांटिटी है, मास अगर और एंगल दिया रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं मास 5 है, तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे, 10 हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री, बस आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, तो क्लियर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाली बात है, एम जी को हमने रिजॉल्व किया, और जो हमारा एंगल स्लाइंट एंगल है, जो हमारा स्लोप है, उस स्लोप को मैंने एक्स एक्सिस माना, और इसकी 90 डिग्री नॉर्मल की तरफ हमने वाई एक्सिस माना। बस इतना ही काम किया। हर जगह हम ऐसे ही करेंगे, और उनको थोड़ा घुमा दिया, ये हमारा एफबीडी बन गया है, और तीसरा काम हमने कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिला जुला है, कर लेते हैं, करें, पॉज करके नोट कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से मिला जुला है। अभी जैसे ये ब्लॉक का क्वेश्चन आ जाएगा, हर क्वेश्चन लगभग उसी जैसा है, हमें सिर्फ रिजॉल्व करना होगा। ये इसको रिजॉल्व करना हम लोग को ऑलरेडी आता है, इसको रिजॉल्व करना आ गया तो आ गया। क्या क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 5 kg का एक मास है और 4 kg का मास पुली में ऐसे रखा हुआ है, और ये कोई हिल नहीं रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट है इसका। तो हमें निकालने के लिए बोला है कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, और ये जो वायर है, स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन कितना है, और साथ साथ में एंगल कितना है, यानी कि 3 अननोन क्वांटिटी हमसे पूछा है, मास दिया हुआ है। तो हम करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, डिफरेंट फोर्सेस को हम देखेंगे, एफबीडी बनाएंगे, फिर रिजॉल्व करेंगे, फिर हमें निकालेंगे। ठीक, ओके। इसमें देखते हैं नीचे की तरफ कौन सा है, फोर्स 4 × जी, ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन। सिंस स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है, तो यहाँ पर भी टेंशन सेम रहेगा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। इसमें कौन सा फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, और ये हो जाएगा हमारा एम जी। ठीक है, एम जी का मतलब एम कितना है इसमें, 5, यानी कि 5G हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमने इसको एक्स डायरेक्शन माना है, इसको एक्स डायरेक्शन है, वो वाई डायरेक्शन है, तो हमने इसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना ऑलरेडी आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5G थोड़ी देर पहले हमने किया, कॉस थीटा है, ये क्या है, थीटा है, और इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा 5G साइन थीटा। बस हमारा हो गया। अभी एफबीडी बनाएंगे और कहानी खत्म कर देंगे। इसके लिए है, इसका एफबीडी बनाए पहले 4G का, तो 4G का अगर एफबीडी बनाते हैं तो ये 4G है, नीचे की तरफ कितना है 4G, 4 kg का एफबीडी,
और ऊपर की तरफ टेंशन T। यहाँ से हमें सिंस इक्विलिब्रियम है तो T इक्वल 4G हम लिख सकते हैं। G का वैल्यू अगर दिया नहीं रहता तो हम क्या एज्यूम करते हैं, 10 है, इसका मतलब 40 न्यूटन है। तो हमें क्या निकल गया, टेंशन। एक हमारा आंसर आ गया है। अभी हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन और थीटा। अभी इसका एफबीडी बनाते हैं। तो इसका एफबीडी में ये एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्सेस है, एक्स डायरेक्शन में ये टेंशन है T, एक्स का नेगेटिव में कौन सा है 5G साइन थीटा। ओके 5G साइन थीटा। इसका y का पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना है, नॉर्मल फोर्स से n है, और इसका नेगेटिव डायरेक्शन में कितना है 5G cos थीटा। ओके यहाँ से हमें क्या क्या इक्वेशन मिलता है, यहाँ से T इक्वल 5G साइन थीटा। तो T का वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा 40 है, ये 5G का वैल्यू 10 है, तो साइन थीटा। कितना क्लियर हो गया। ओके 0 और 0 कैंसिल है, तो साइन थीटा इक्वल 4/5 है। अच्छा 4/5 ये देख के कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ओके ट्रायंगल है, साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर कितना 4 है, हाइपोटेनस कितना 5 है, पक्का ये कितना होगा 3 है। और इस प्रकार ट्रायंगल में ये जो एंगल है 5 और 3 के पास वाला एंगल है, ये है 53 डिग्री, और इसके ऑपोजिट वाला है 37 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें एंगल कितना पता लग रहा है, क्या है साइन थीटा। तो थीटा का साइन थीटा इक्वल 4/5 है, तो ये एंगल है, इसकी परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि 53। तो यहाँ से हमें पता लगता है थीटा इक्वल 53। तो हमने थीटा भी निकाल गया, ये निकाल गया और टेंशन निकाल गया। अभी हम नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे। नॉर्मल रिएक्शन के लिए दूसरा है n इक्वल 5G cos थीटा। ओके तो यहाँ पर मैं करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल 5G, G मतलब 10 है, cos थीटा, कॉज ऑफ एंगल। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस बटे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कि 3/5 है, ये हो जाएगा 3/5 है, तो 5 कैंसिल है, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। तो हमारे पास टेंशन आया कितना 40 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन आया 30 न्यूटन, और एंगल कितना 53 डिग्री। इस प्रकार हमने आराम से कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये की चीज़ किया था, क्या है, ये जो थीटा है इसको थीटा हमने माना, प्रीवियस में हमने ऑलरेडी देखा, और ये जो थीटा हमने माना, इस थीटा के हिसाब से इस mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। किसमें, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, यानी कि हमने जो स्लोप है स्लोप की डायरेक्शन में, और दूसरा नॉर्मल की डायरेक्शन में हमने परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दिया। जैसे रिजॉल्व किया हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कर सकते हैं आराम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से मिला जुला है। प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से हम चलेंगे, आराम से हो जाएगा, रिजॉल्व करना आना चाहिए बस। तो इसमें M1:M2 हमसे पूछा है, एंगल दिया हुआ है। सेम हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिजॉल्व करेंगे, और तरीका यही है 1 2 3, ठीक। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में पहले हमने फोर्स देखते हैं डिफरेंट। इस तरफ क्या लगता है T, सिंस स्ट्रिंग सेम है तो दोनों में टेंशन सेम हो जाएगा। इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा N, ये क्या है mg है, ओके, और इसका भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ mg आ जाएगा, ये m1g ये m2g, इतना है। क्लियर हो गया। तो सेम हम रिजॉल्व करेंगे। ये 2 है, उसमें पहले एक था तो एक रिजॉल्व कर देते, इसमें 2 है, तो रिजॉल्व में इस एंगल में आ जाएगा हमारा mg cos थीटा इस एंगल में, और इस तरफ आ जाएगा हमारा m1g साइन थीटा। थीटा का मतलब 30 डिग्री है, और इस तरफ आ जाएगा m1g cos ऑफ 30 डिग्री। सेम इस केस में इस तरफ आ जाएगा, और एक इस तरफ आ जाएंगे, तो इस तरफ आ जाएगा m2g साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा m2g cos 60 डिग्री। बस कहानी खत्म हो गया बस। और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन 1 है, ये नॉर्मल रिएक्शन 2 है, ठीक है।
हम तो पूछे क्या है m1 is to m2, तो हम देखेंगे m1 is to m2 हम कहाँ से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ m1 जी साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो t और इस t से इससे कर सकते, तो t दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है हम लिख सकते हैं। वहाँ से m1 is to m2 हम निकाल जाएगा, नहीं कि नॉर्मल डायरेक्शन हमें करने का कोई ज़रूरी है ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमने जो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन माना, तो एक्स डायरेक्शन का जो नेगेटिव और इस तरफ वाला जो एक्स डायरेक्शन का पॉजिटिव है, इस दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो कर लेते हैं एफबीडी, ये वाला m1 का, अगर m1 का मैंने एफबीडी बनाऊंगा m1 के लिए, नीचे की तरफ कौन सा है m1g cos ऑफ 30 डिग्री, ऊपर की तरफ कितना है नॉर्मल रिएक्शन, राइट की तरफ क्या है टेंशन फोर्स, और लेफ्ट की तरफ क्या है हमारा m1g साइन 30 डिग्री। तो ये और ये इक्वल है, इसी से हमें निकल जाएगा। देखना नेक्स्ट, तो हम m2 के लिए एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ m2 के लिए, ये m2 हो गया। जल्दी बताओ m2 का नीचे का फोर्स क्या है, m2g cos ऑफ 60 डिग्री है, ऊपर का नॉर्मल n2 है, n1 है। उसके बाद इस तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ है, ये कौन सा है, इसको हमने क्या माना एक्स एक्सिस माना, तो इस तरफ क्या है m2g साइन, और इसके ऑपोजिट की तरफ यानी कि यहाँ ये हो गया t, और इसके ऑपोजिट की तरफ हमारा क्या है m2g साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने t इक्वल क्या लिख सकता हो m1g साइन 30 डिग्री। तो वहाँ से हमने अभी इक्वेशन बनाएंगे, टेंशन इक्वल m1g साइन 30 डिग्री, और यहाँ पर टेंशन इक्वल कितना आ रहा है m2g साइन 60 डिग्री। लेफ्ट साइड में इक्वल है तो राइट साइड पे हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कि m1g साइन 30 डिग्री इक्वल m2g साइन 60 डिग्री। g और g कैंसिल हो जाएंगे, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल, ये नीचे चला जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30, तो साइन 60 √3/2 और साइन 30 मतलब हाफ, तो ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएंगे, 2 चल √3:1 आ जाएगा। ये है m1:m2, यानी कि m1/m2 का आंसर क्या आ जाएगा, इसके आंसर आ जाएंगे हमारे पास कितना √3/1। तो इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है, इनको रिजॉल्व करना आना चाहिए। जैसे रिजॉल्व करना आ गया है तो हमने आराम से इक्विलिब्रियम फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्लियर कर पाए। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये 5 kg का है, 3 kg का है और ये 2 kg का है। ठीक है, सबसे भारी वाला नीचे रख दिया। क्लियर हो गया। तो हमने पूछा है कि इसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम मान लेते हैं n1, ये हो गया n2 और ये हो गया n3। तो n1 n2 n3 कितना है हमको बताना है। ठीक है, सेम क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, एफबीडी बनाएंगे, रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोर्स कैसे है, नीचे की तरफ है, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल में है नहीं, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है। जब तक डायरेक्शन में है तो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। रिजॉल्व कब करते, जब किसी एंगल में फोर्सेस होता है, यहाँ एंगल में नहीं है। तो देखते हैं, एफबीडी बनाएंगे। पहले 2 kg का एफबीडी बनाया जाए। ओके, 2 kg का यहाँ पर बना रहा हूँ मैंने। तो 2 kg का नीचे की तरफ, अच्छा सारे को एक साथ लिख देते हैं। हर एक में जैसे kg है तो इसका मतलब mg फोर्स है 2 × g। ओके, अभी इसके ऊपर और क्या क्या फोर्स है, इसके ऊपर 3 kg के द्वारा एक फोर्स दे रहा है, नॉर्मल फोर्स। और 3 kg ने जो नॉर्मल फोर्स 2 kg को, 2 kg ने 3 kg के ऊपर सेम फोर्स देगा। यानी कि अगर
3 kg ने N1 फोर्स दे दिया तो 2 kg ने भी इसके ऊपर N1 फोर्स देगा, लेकिन फ्री बॉडी की हिसाब से इसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस हमको दिखाना होता है, ना कि इसके द्वारा। तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम खत्म है। इसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाएगा N1 इक्वल 2 इंटू जी यानी कि 20 न्यूटन, हमें N1 मिल गया। अभी सेकंड नंबर 3 kg के हिसाब से देखते हैं। अब यहाँ पर बनाते हैं 3 kg, ये 3 kg है। तो 3 kg के ऊपर नीचे कौन सा फोर्स है, 3 इंटू जी, ये तो होगा mg फोर्सेस है। उसके अलावा 3 kg के ऊपर क्या क्या और फोर्सेस है, देखो 2 kg ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना N1। 3 kg ने 2 kg के ऊपर N1 लगा, उल्टा रिवर्स में 2 kg ने 3 kg के ऊपर N1 लगाएंगे। तो यानी कि ऊपर से एक फोर्स है, ये है N1, और इसके ऊपर कौन सा है 5 kg का जो सरफेस है इसको भी लगाएगा। वो जो हमने क्या बोला N2, यानी कि N2 इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगाएंगे, इस डायरेक्शन में N2। तो हमने डायरेक्शन बना दिया N2, ठीक है। अभी इसको इक्वल करते हैं। तो यहाँ क्या है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, ऊपर की तरफ N2 है, यानी कि N2 इक्वल, और नीचे की तरफ कितना है N1 प्लस 3 इंटू जी मतलब 30 है। N1 का वैल्यू 20 है, 20 प्लस 30 ये हो गया 50 न्यूटन। तो हमारा N2 भी मिल गया, N1 N2 मिल गया। अभी N3 का बारी है, यानी कि 5 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 5 kg का यहाँ पर बनाया जाए, ओके 5 kg। तो 5 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे कौन सा आ जाएगा 5 इंटू जी, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स है, N3 फोर्स लगा रहा है। तो सरफेस ने इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये हो गया N3। 3 kg भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि 5 kg ने इसको नॉर्मल रिएक्शन किया दिया था N2, सेम रिवर्स में 3 kg भी इसके ऊपर N2 रिएक्शन देगा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा N2। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स कितना, एक ही फोर्स है N3, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है N2 नीचे की डायरेक्शन और 5g प्लस 5 इंटू जी। N2 का वैल्यू था 50 प्लस 5 इंटू जी, 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो हमारे पास तीनों नॉर्मल रिएक्शन आ गया, N1 N2 और N3। इस प्रकार हम ब्लॉक कितना भी दे, कैसे भी दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम को याद रखना है। और फ्री बॉडी डायग्राम में ये याद रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर दे रहा है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, जैसे हमने 3 kg का बताया था, तो ये भी हमने कंसिडर किया था, और ऊपर से ये भी 2 kg के द्वारा 5 kg के द्वारा, जैसे 5 kg कंसिडर किया 3 kg के द्वारा, सरफेस के द्वारा, ये है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, नॉट बाय द ऑब्जेक्ट। ये अगर क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हम आराम से ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कितना भी ब्लॉक डाले हम कर लेंगे। क्लियर है ओके। तो यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और साथ में जो इक्विलिब्रियम का है, हमने अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना शुरू करते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इतना है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी प्रकार इस प्रकार अगर आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर नंबर 04 आ जाएंगे, वीडियो नंबर 4, उसमें हम देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, यानी कि मोमेंटम का बारी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड, वेल डन।